गुड इवनिंग ऑल। टुडे इज एन अपस्किल सेशन और जैसा कि काफी लोगों ने बोला भी था, डिमांड भी थी ये, और काफी क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं स्टूडेंट्स के इस बात के लिए कि सर हाउ टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, क्या हम प्रैक्टिस करें और अपना ऑब्जर्वेशन कैसे इंक्रीज करें। क्योंकि तुम देखते हो कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हो जाते हैं। रियल लाइफ में भी, पेपर में भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करके काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। So today's upskill session is about developing problem solving skills. अब हम क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, वो देखते हैं। लेकिन पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Why do we study? तुम पढ़ाई करते क्यों, पहला तो मेरा सवाल है। और अगर इसका जवाब तुम्हें पता है कि तुम क्यों पढ़ाई करते हो, तो तुम इसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। बट ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पढ़ाई करते क्यों है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि हाँ, एक जनरल डिजायर है कि उनको कोई एम अचीव करना है, लेकिन वो पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी बैठा हूँ 2 घंटे के लिए, तो मैं बैठा ही क्यों 2 घंटे के लिए, ये क्लैरिटी नहीं होती। इसे तो आपने व्यूज डालो, तब तक मैं तुम्हें इस पे अपना टेक देता हूँ कि वाई शुड बी स्टडी। तो देखो, मेरे हिसाब से पढ़ाई करने के 3 मोटिव्स हो सकते हैं। अगर आप पढ़ने बैठे हो, है ना, और यूर कोई, आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुम्हारा एम क्लियर है, तुम्हारी डिजायर क्लियर है। तुम्हारी डिजायर है, मान लेते हैं आईटीजे का एग्जाम क्लियर करना है, एडवांस का एग्जाम क्लियर करना है, ये तुम्हारी डिजायर एकदम क्लियर है। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास 3 ही मोटिव होते हैं पढ़ने के। या तो हम रिटेंशन करेंगे, या हम एनालिसिस करेंगे, या हम एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हमारी सारी पढ़ाई का मोटिव यही कि हम ये 3 स्किल्स डेवलप कर लें किसी तरह से, या इन 3 स्किल्स पे वर्कआउट कर लें। अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, उनका ये मोटिव नहीं होता। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो कोई सब्जेक्ट पसंद होता है तो उसके रिसर्च में खो जाते हैं, कोई सब्जेक्ट उनको नहीं पसंद होता तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। या फिर कोई चीज बहुत पसंद आ गई तो उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। वो भूल ही जाते हैं बेसिकली कि नहीं, पढ़ाई का मोटिव ये नहीं था। पढ़ाई एक मीडियम था जिससे अपने डिजायर को पूरा कर सकते थे। और हम जब पढ़ने बैठे तो हमें ये 3 चीजें करनी है कि क्या हमें जो हमारा डिजायर एम है वहां तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज रिटेन हम कर पाए हैं, क्या हमारा एनालिसिस वहां तक पहुंचने के लिए परफेक्ट है, क्या हमारा एप्टीट्यूड ग्रो कर रहा है विद टाइम वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो टुडे सेशन इज नॉट अबाउट रिटेंशन। रिटेंशन में नेक्स्ट जो मेरा अपस्किल सेशन होगा उसके अंदर टॉपिक लूंगा कि हाउ टू रिटेन थिंग्स, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिटेन सो मच ऑफ डेटा। सो मैं रिटेंशन के ऊपर नेक्स्ट सेशन के ऊपर आऊंगा, नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। इस सेशन का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट हाउ टू डेवलप एनालिसिस एंड एप्टीट्यूड। तो देखो, बेसिकली इन तीनों टर्म्स को समझने की जरूरत है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देयर इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, देयर इज एप्टीट्यूड एंड देयर इज एनालिसिस। तो देखो क्या है कि हमें एनालिसिस तो एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू हम एक आउटकम अचीव करने की कोशिश करें, दैट आउटकम इज एप्टीट्यूड। सेकेंडली, यहाँ पहुंचे कैसे, ये एनालिसिस की प्रोसेस को हम करें कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है, दैट टूल इज नथिंग बट सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप अपना आउटकम दैट इज नथिंग बट एप्टीट्यूड वहां तक पहुंच सकते हो ना। हम इसको करें कैसे, तो एक मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड बनाया है। तो आप अपने सारे पढ़ाई का जो टाइम होता है उसे 3 स्लॉट्स में ब्रेक कर सकते हो। द फर्स्ट टाइम इज नथिंग बट स्लॉट इज नथिंग बट रिटेंशन स्लॉट, द अदर स्लॉट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट, एंड द थर्ड स्लॉट इज नथिंग बट डिस्कशन स्लॉट। तो अपना तुम्हारा जो सारा टाइम है तुम इन 3 स्लॉट्स में अगर ब्रेक कर लो तो तुम तीनों चीजों पे वर्क कर सकते हो ना। अगर मैं, जैसे हमने लास्ट सेशन के एनालिसिस किया था कि एक स्टूडेंट के पास एक दिन के अंदर टोटल 13 आवर्स होते हैं। ये 13 आवर्स को मैंने 13 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया था टाइम मैनेजमेंट के सेशन के अंदर। तो हम उसी को डिस्कशन को आगे ले जाते हैं कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। सो सपोजिटली अगर तो जिस दिन तुम्हारी क्लासेस हो रही हैं तो 5 आवर्स तो तुम्हारे क्लासेस में चले जाएंगे। अगर 5 आवर्स तुम्हारे क्लासेस में चले गए तो तुम्हारे पास कितने आवर्स बचे, तुम्हारे पास 8 आवर्स बचे। तुम जिनको 8 स्लॉट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हो, 8 बॉक्सेस में स्प्लिट कर सकते हो। अब इन बॉक्सेस को तुम कैसे रीअरेंज कर सकते हो, एक बॉक्स तुमने दे दिया रिटेंशन को, एक बॉक्स दे दिया तुमने, 5 बॉक्स दे दिए तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और 2 बॉक्स दे दिए तुमने डिस्कशन। तो पहले हमने आउटलाइन देख रहे हैं कि हमने किया क्या, फिर इन बॉक्सेस के अंदर क्या एक्टिविटी करेंगे उनको हम फर्दर देखेंगे, है ना। तो हमने ये टेक्निक इस तरह से डेवलप करी। अब जिस दिन तुम्हारी क्लास नहीं है उस दिन तुम्हारे पास 13 बॉक्सेस एम्प्टी होंगे। ऑन 13 बॉक्सेस को अगेन तुम रिटेंशन से, है ना, 1 रिटेंशन से, 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग से और 4 डिस्कशन से फिल कर सकते हो।
सो दिस इज द मैप ऑफ हाउ टू यूज दोस 13 बॉक्सेस जो हमने पहले डिस्कस करे थे। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो देखो इसमें जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट है बेसिकली उसके अंदर क्या करना है, अब ये डिस्कशन हमारा आगे चल रहा है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट को हमें बहुत जुडिशियली यूज करना चाहिए। सपोजिटली मेरे पास अगर 60 मिनट्स है ना, वो 1 घंटे का पास स्लॉट है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए, पहला तो ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक जजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए। जजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन देख के मैं ये जज कर पाऊं कि क्या ये क्वेश्चन इजी है, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, या ये क्वेश्चन मॉडरेटली डिफिकल्ट है। अब एक स्टूडेंट अगर इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि विद टाइम उसका एप्टीट्यूड ग्रो नहीं करेगा। यस, पेपर क्लियर करने के लिए, देखो पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस, मेहनत, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस क्लियर करने के लिए सिर्फ एक पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज नथिंग बट एप्टीट्यूड। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है तो आप एग्जाम बड़े इजीली क्लियर कर सकते हो। इट इज एज इफ लाइक आप जिम के अंदर गए और एक 10 किलो का डंबल पड़ा हुआ है, आप कितनी भी प्रैक्टिस करें 2 किलो वेट के साथ, लेकिन आपके पास अगर वो 10 किलो उठाने की स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उस डंबल को नहीं पिक कर पाएंगे। वहीं एक इंसान आता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है, उसने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रखी और वो 10 किलो के डंबल्स को आते ही उठा लेता है। तो whatever we are doing is aimed at developing this aptitude. Now aptitude will not grow if you only do easy problems. Easy problems will give you a lot of confidence. कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। अब फायदा होगा कहां से? क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से फायदा हो जाएगा? देखो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से नो डाउट थोड़ा तो फायदा होता है, लेकिन इसके एक नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है कि अगर आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हारा आउटपुट लो हो जाएगा, और अगर तुम्हारा आउटपुट लो हो जाएगा तुम्हारे सिलेबस का कवरेज नहीं होगा और अल्टीमेटली बहुत सारे बैकलॉग्स जनरेट हो जाएंगे। तो मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करता कि उसको बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को जनरली ये रिकमेंड करता हूँ कि उनको मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या होता है? तो देखो एक ऐसा प्रॉब्लम जो मुझे देखते ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मुझसे हो जाएगा। मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स को टारगेट करना चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स दिस मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम कुड बी डिफरेंट। मतलब मेरे लिए जो मॉडरेटली डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो, है ना? तो हर इंसान के लिए सब्जेक्टिव जजमेंट होगा, तो जो उसको मॉडरेटली डिफिकल्ट लगता है वो चीज उसको अटेम्प्ट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा और वो प्रॉब्लम्स को कर पाएगा। जब वो आउटपुट जनरेट कर पाएगा तभी उसका एप्टीट्यूड ग्रो होगा। देखो अगर मैं एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं जो मुझसे हिल ही नहीं रहा है, मैं 4 दिन तक ट्राई करता रहा, उससे मुझे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं उसको सॉल्व कर लूंगा और फिगर आउट कर पाया कि वो क्वेश्चन होता कैसे, तब मुझे कुछ मिला, राइट? तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हो, जो आप कोर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट शुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स विल गिव यू ग्रोथ। ना इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? करने के बाद एनालिसिस करने की जरूरत है कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? ये एनालिसिस ग्रो करना चाहिए विद टाइम, कि अगर मैं करे जा रहा हूँ क्वेश्चंस हो नहीं रहे तो ये एक एनालिसिस हुआ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लेवल से डिफिकल्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ। सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मतलब मैं बहुत इजी प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, और अगर कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, मैं स्ट्रगल करके कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ तो वो मेरा मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और ये एनालिसिस मुझे क्या करेगा, ये एनालिसिस को अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, जो मेरा निचोड़ था, मेरी समझ का निचोड़, उसको मैं एक जगह लिख लूंगा, वो मेरा रिटेंशन का पार्ट हो जाएगा। अभी रिटेंशन की टेक्निक्स है जिनको हम की नेक्स्ट अपस्किल सेशन के अंदर देखेंगे, ताकि मैं क्या होगा, हर दिन मैं ये प्रोसेस करूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसमें से कुछ निचोड़ के एनालिसिस निकालूंगा और उसे अपने पास स्टोर करके रख लूंगा। तो इट इज एज इफ लाइक आई एम ग्रोइंग माय नॉलेज बैंक। विद टाइम मेरे नॉलेज बैंक के अंदर कई तरह के मेथड्स, कई तरह की सोचने की टेक्निक्स इकट्ठी होती चली जाएंगी, और जब मेरा नॉलेज बैंक बहुत ग्रो हो जाएगा तो उसी नॉलेज बैंक को ग्रो करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेरा एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। एंड वंस आई हैव द एप्टीट्यूड, द स्ट्रेंथ टू पिक अप दैट 10 kg डंबल, तो क्या होगा, मैं इजीली एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा, राइट? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से एप्टीट्यूड ग्रो कर सकते हैं। नाउ इसको और ब्रेक डाउन करें पार्ट्स के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट जो मेरा 1 घंटे का था, उसको मैं टैंजिबली कैसे करूंगा? तो मैंने सोर्स सेलेक्ट किया। सोर्स कौन सा सेलेक्ट किया? मॉडरेटली डिफिकल्ट। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स करे, मैं 1 घंटे में कर लूंगा। तो जैसे तुमने एकदम टॉपिक पढ़ा ही है, तो मैंने कहा हर टॉपिक, हर क्वेश्चन पे सोचना भी तो पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मैं अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, इवन 5 कैन बी अ गुड नंबर। 5 क्वेश्चन ही करूंगा 1 घंटे के अंदर, लेकिन मैं 5 करूंगा 1 घंटे के अंदर, या 6 करूंगा 1 घंटे के अंदर। 10 मिनट दिया क्वेश्चन को, लेकिन उतना मैं करूंगा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को गाइड करते समय कि बहुत बड़े एम्बिशियस टारगेट्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। स्टूडेंट्स ऐसे टारगेट लेके आते हैं जैसे कि सर ना कल तो मैं पूरा असाइनमेंट निपटा दूंगा,
कल तो मैं ना पूरी लाइफ ही चेंज कर डालूंगा, और फिर अगले दिन वो वापस पूरा नहीं होता और एक डिप्रेशन की साइकिल आती है। सो इट इज अगेन लॉजिकल टू सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट टारगेट्स व्हिच यू थिंक कैन बी अचीव आफ्टर पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। मतलब जैसे मुझे लगता है 5 तो हो ही जाएंगे, तो मैं 7 का टारगेट सेट कर सकता हूँ 1 घंटे के अंदर, लेकिन टारगेट सेट करना चाहिए। उसके फायदे क्या है, देखो उसके अंदर टाइम यूटिलाइजेशन बेटर होता है। देखो अगर मैं ऐसे ही बैठ जाऊं, तुमने देखा होगा तुम्हें 3-3 घंटे हो जाते हैं बैठते हो, तुम देखो कितने सवाल सॉल्व करते हो, क्वेश्चन निकल के आएंगे 10। अब 3 घंटे में अगर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो मैं लोगों को जाके तो ये बोलूंगा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट कितने क्वेश्चन सॉल्व करने का मिलेगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक स्टूडेंट है जिसने उन 3 घंटों के अंदर 20 सवाल सॉल्व करे होंगे, उसको रिजल्ट कितने क्वेश्चंस का मिलेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा 20 क्वेश्चंस का। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है आउटपुट जनरेट करने के लिए, यू शुड ऑलवेज फिक्स दिस नंबर, 6 करो, 5 करो, 3 करो, 4 करो, है ना। और इन टारगेट्स को तुम क्या करो, फिर धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी वे के अंदर इनको ग्रो करने की कोशिश करो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें एक डायरी मेंटेन करने को बोला था, तो मैंने आज के अंदर हर घंटे का टारगेट मेंशन कर लिया उसमें कि आज देखो ये सोर्स है मेरा, सोर्स है फॉर एग्जांपल आज की मैं एससीबी करूंगा, एससीबी की एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस करूंगा, है ना। और करने के बाद क्या है, मैं उन क्वेश्चंस को मैच करूंगा कि उनके आंसर्स आए नहीं आए, उनके आंसर्स क्यों नहीं आए, क्या मेरी कैलकुलेशन एरर हो गई थी, क्या मुझे वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्या वो क्वेश्चन मेरे लेवल से बहुत डिफिकल्ट था और मैं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फिगर आउट करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम थी कॉन्सेप्चुअल, तो मुझे वापस क्लास के नोट्स एक बार देखने चाहिए। एप्लीकेशन, तो मुझे क्लास में जो इलस्ट्रेशंस कराए थे उनको वापस से प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि अच्छा सर ने सोचने का तरीका क्या बताया था, राइट। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मुझे उसको टच ही नहीं करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों, आपके पास 2 किलो का डंबल उठाने की ताकत है और आप 10 किलो का डंबल उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप हिला ही नहीं पाओगे, तो उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली इट इज बेटर टू प्रैक्टिस विद अ डंबल व्हिच इज ऑफ 3 kg और 4 kg, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। अब क्या होगा, ये सारे तुम्हें कैसे करना चाहिए प्रैक्टिस, जैसे वेरिएबल तुम्हें समझा दिया, हर इंसान का अलग अलग पैरामीटर हो सकता है। एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट बना के करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटे बैठा हूं तो मेरा फोन बंद है, इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, और मैं उसको वैसे लिख रहा हूं जैसे मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के लिखता हूँ। इसका आपको ट्रमेंडस बेनिफिट होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। क्यों, तुम्हें फोकस करने की आदत होगी, टाइम मैनेज करने की आदत होगी, कैलकुलेशन एरर को कंट्रोल करने की आदत होगी। अब तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम कैजुअली कैलकुलेशंस करोगे और वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो वही कैजुअल एरर्स करोगे, वही कैलकुलेशन एरर्स करोगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा स्कोर लो हो जाएगा, राइट। तो हमें करना क्या है, हम हर जो प्रोसेस अपने लाइफ के अंदर कर रहे हैं आज तक पैसिव वे के अंदर, उसे एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट कर देना है। नाउ व्हाट इज पैसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक हम कोई क्वेश्चन लेके बैठ गए, हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं पुट किया माइंड पे, बोलो आराम से बैठ के कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद तुम्हारा दिमाग सो जाएगा और जो तुम्हारा आउटपुट आना था वो भी खत्म हो जाएगा। अब एक्टिव वे क्या हो गया, हम अपने दिमाग को पुश कर रहे हैं उसके लिमिट्स तक, कि नहीं तू 5 कर सकता है ना, तू 7 करने की कोशिश कर, अरे 7 नहीं करेगा 6 तो करेगा, अगले बार तुम उसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो टारगेट, 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए, 9 क्वेश्चन कर दिए। अब जब तुम ऐसे डेली हर घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी और माइंड चार्ज अप हो रहा है एग्जाम के लिए। और अगर इस तरह से तुम जाके एग्जाम लिखोगे तो क्या होगा, तुमने एग्जाम की साल भर प्रैक्टिस करी है, हर घंटे प्रैक्टिस करी है, हर मिनट प्रैक्टिस करी है, एक आउटपुट इंक्रीज हुआ, दूसरा एग्जाम हॉल के अंदर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने की आदत हुई। और ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस आए हर दिन के, उसको अपने जो मैंने एक नोटबुक मेंटेन करने को बोला था तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के अंदर, उसमें तुमने नोट किया, ताकि तुम उन चीजों पे वर्क कर सको। देखो तुम उन्हीं चीजों पे वर्क कर पाओगे जो तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें नहीं दिखती उन पे तुम वर्क नहीं कर पाओगे। अगर तुम हर दिन ये देख रहे हो कि तुम्हारी कैलकुलेशन एरर होती है, तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैलकुलेशंस। Once you start working on your calculation, वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी and it will give you tremendous benefit in your exams. Now there is this discussion slot. अब इस discussion slot के अंदर क्या करना है, देखो मैंने टारगेट सेट किया था 7 क्वेश्चन का, उसमें से 6 हुए, उसमें से क्या हुआ 4 हुए और 3 नहीं हुए। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, दिस आई कैन टेक अप इन डिस्कशन स्लॉट। अब मैंने इत्मीनान से बैठा, सोचा कितना टाइम लगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया, कितनी कैलकुलेशन एरर हुई, है ना, इसके अंदर से गुड क्वेश्चंस कौन से थे, है ना, उसको मैंने कैसे सॉल्व करूं, अगर ये जो 3 क्वेश्चंस रह गए ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे हो जाए, इसको मुझे टाइम देना पड़ेगा ना। तो दैट टाइम इज नथिंग बट डिस्कशन स्लॉट। अब क्या करेक्टिव स्टेप्स लूं जिससे कि मिस्टेक्स बार बार ना हो, क्या मुझे लेक्चर ध्यान से सुनने चाहिए, क्या मैं लेक्चर ध्यान से नहीं सुनता, क्या सर जब क्लास में इलस्ट्रेशंस बताते हैं तो मैं ध्यान नहीं देता। तो दिस विल बेसिकली ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे सुनने का तरीका, तुम्हारे देखने का तरीका, सारे तरीके बदल जाएंगे। और अगर तुम इसको 15 मिनट से लेके आधा घंटा रोज दोगे, मतलब हर घंटे के बाद 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली दोगे, तो क्या होगा, बेसिकली ये सारी चीजें तुम कवर अप कर सकते हो। धीरे धीरे करके तुम ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, तुम्हें 15 मिनट नहीं लग रहे होंगे, मे बी 5 मिनट लग रहे होंगे, राइट। बट 15 मिनट दो, 5 मिनट दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट में किया उसको हम टेंजिबल रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं और अपनी वीकनेसेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। ना अब अगेन एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और अगेन वो देखते हैं कि हमने देखो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था। अब तुम टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जिन तुम्हारी क्लासेस हो रही है 1, 5 और 2, कैसे हमने स्लॉट्स को डिवाइड किया था। अब देखो मैंने इस हिसाब से सोचा कि 15-15 मिनट लगभग हर घंटे के बाद तुम्हें ब्रेक देना पड़ेगा, है ना, सोचने के लिए कि हमने 1 घंटे के अंदर जो प्रॉब्लम्स करे उसको थोड़ा सा टाइम देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो इससे ये हमारे, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे दिया है ना। इसको तुम चेंज कर सकते हो, चेंज कैसे कर सकते हो उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन दिस इज द पैटर्न। अब ये देखो नो क्लासेस वाला है ना, ये नो क्लासेस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, तुम क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रिपरेशन और बैकलॉग क्लियरेंस कर सकते हो। 90% स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम हैव बैकलॉग्स। अब बैकलॉग्स क्यों होते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन है बैकलॉग्स है कि हर दिन जो काम करना है हर दिन नहीं कर पाते, वो आउटपुट ही नहीं जनरेट कर पाते जो हर दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि हर दिन का काम बचते जा रहा है, बचते जा रहा है, और एक लंबा सा ढेर जमा हो जाता है काम का जो तुम कर नहीं पा रहे। तो अब हम उस काम को कैसे फिनिश ऑफ करें। एक चीज, जैसे ही तुम टाइम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट के अंदर टारगेट सेट करना शुरू करोगे, तुम्हारे बैकलॉग्स होना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम हर घंटे की प्लानिंग कर रहे हो और तुम्हें टेंजिबली समझ में आ रहा है देखो इतना ही कर पाऊंगा। तुम्हें फालतू की रेफरेंस बुक्स, फालतू का मटेरियल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, राइट। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे टेंजिबल रिजल्ट दे सकते हैं, एंड दैट विल सेव मी विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब अगर मुझे बैकलॉग और टेस्ट प्रिपरेशन करनी, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इसको रीडिफाइन कर दिया। मैंने 1 घंटा तो रिटेंशन को दे दिया। अब 1 घंटे में रिटेंशन या रिवीजन कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें नेक्स्ट अपस्किल सेशन में सिखाऊंगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। उससे तुम्हारा रिवीजन करने का मेथड ही चेंज हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात टाइम, जिस टाइम में वो तुम काम कर पाओगे वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो, देखो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस, इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करो, जो क्लास में इलस्ट्रेशन कराए है ना, उसको वापस से बैठो एक कॉपी लेके और सॉल्व करते जाओ। पढ़ना नहीं है, कॉपी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपका माइंड सो जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव लर्निंग, एंड पैसिव लर्निंग, आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप उसे अंडर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ऑन द टोज रखना पड़ेगा। और ऑन द टोज रखने का तरीका क्या है, बेसिकली तुम उसको चैलेंज दो। तुमने उसे बोला कि यार 8 घंटे दे रहा हूं मैं तुझे सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करने जितने चैप्टर के अंदर आए थे, वो चैलेंज लेगा और कर देगा उस काम को। हर घंटे का टारगेट सेट करो कि हर घंटे में कितना 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 प्रैक्टिस करूंगा, और डिस्कशन स्लॉट्स रखो। तो मैंने देखो इसमें हर घंटे के बाद आधे घंटे के हिसाब से दिया है, इतनी की जरूरत नहीं होती। जनरली 15 मिनट 2 के अंदर भी काम हो जाएगा। तो अगर ये 2 के अंदर काम हो जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएंगे और इसको तुम 10 तक रेस कर सकते हो, राइट। तो हम इस तरह से इस प्रोसेस के यूज करके फर्दर अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं और टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब क्या हो गया, तुम्हारे पास ये जो 4 घंटे हैं, इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हारे पास 4 घंटे बचे, इसमें तुम ये कर सकते हो कि इन 4 घंटों के अंदर अपना जो असाइनमेंट था उसे टेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। असाइनमेंट के जो भी तुम्हें क्वेश्चंस अच्छे लगे थे उसे टिक कर दो, और एक टेस्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो कि क्या मैं 2 घंटे का टेस्ट बनाऊं उस असाइनमेंट्स में से, तो क्या मैं टेंजिबल रिजल्ट ऑब्टेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूं, राइट। तो तुमने जितनी भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करी होगी उसका तुम्हें एकदम देखने को मिल गया कि क्या वो प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में हुई थी या नहीं थी। तो तुम्हें मेरे ख्याल से मेरा लॉजिक समझ में आ रहा होगा। मैं सारी पैसिव एक्टिविटीज को एक्टिव एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट टू एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। अब अगर तुमको ये नहीं करना और बैकलॉग करना हो तो अगेन इसको तुम रिटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन स्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें एक पूरा दिन या 2 पूरे दिन हफ्ते के अंदर जब तुम्हें छुट्टी मिलती है, जब तुम्हारी क्लासेस नहीं होती, उसको बैकलॉग के लिए या टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक्टिवली यूज कर लिया। ना इस प्रोसेस में क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, यू कैन बी स्लो एंड स्टडी। मतलब कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर 20 सवाल प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे जेईई के अंदर आते हैं, या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 25 सवाल आ रहे हैं, तो 25 सवाल तुम्हें एकदम से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट स्मॉल, स्लो एंड स्टडी। तुम 5 क्वेश्चन से शुरू करो, 5 सवालों से शुरू करो, और हर दिन, हर बार, हर हफ्ते 2-2 सवाल बढ़ाते जाओ। अगली बार 7 हो जाएंगे, तो तुम सोचो कि 24 सवाल तक या 25 सवाल तक पहुंचने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो धीरे धीरे करके तुम 5 से बिल्ड करके तुम्हारा जो भी रिक्वायर्ड टारगेट है 25, 30, 40 सवाल तक तुम इजीली जा सकते हो। दूसरा, ड्यूरेशन। अब तुम्हारा फोकस ड्यूरेशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट होता है, जैसे मेरे से स्टूडेंट जो 6 घंटे लगातार बैठ सकता है, तो वह भी वो 6 घंटे का टारगेट सेट कर सकता है, राइट। बट देयर इज अ स्टूडेंट जिसका अटेंशन स्पैन लो है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे 1 घंटे का टारगेट सेट करना चाहिए मेबी, और 1 घंटे के बाद टारगेट्स रिव्यू करते जाना चाहिए,
राइट। अब किसी स्टूडेंट को 2 घंटे सूट करेगा, किसी को 3 घंटे सूट करेगा, तो अपने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से उस ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हो, एंड चेंजिंग दैट ड्यूरेशन इज टोटली योर परव्यू। सेकंड क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हम यूज करेंगे? देखो, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन सबके लिए अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मे बी एदास गुप्ता एक मॉडरेटली डिफिकल्ट बुक हो सकती है, तुम्हारे लिए ना हो, ठीक है। तो हर इंसान का मॉडरेटली डिफिकल्ट चेंज वेरी करेगा, और वेरी करने के हिसाब से वो अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज कर सकता है। सेकेंडली, क्वेश्चंस वो चूज करने चाहिए जो एक जैसे ना हो, मतलब अलग अलग टाइप के। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम करोगे, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने टाइप 1 का किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम डिफरेंट टाइप का दूसरा क्वेश्चन करूं। तो जब भी आप रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सर रेफरेंस बुक कैसे सॉल्व करनी चाहिए। तो उसको ओवरव्यू लो कि इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो मुझसे नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उसको तुमने टिक मार लिया, या जिसको तुम्हें सोचना पड़ेगा उसको तुमने टिक मार लिया, और सिर्फ वही क्वेश्चन करे। उससे क्या हुआ, तुमने बहुत टाइम सेव कर लिया, जो तुमको आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सेकेंडली, जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको हमेशा आंसर तक सॉल्व करेंगे। मतलब मैंने स्टूडेंट्स की आदत देखी, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर छोड़ देते हैं, हाँ ये हो जाएगा। वो क्या होता है, जब तुम एग्जाम देने जाते हो, वहां तुम्हें जब पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तुम्हारी आदत होती है मन के अंदर से कि उसको आधा छोड़ने की, और वहां पे जब तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो तुम्हारे आंसर्स मैच नहीं करते। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर एक माइक्रो कॉन्सेप्ट होता है, और वो माइक्रो कॉन्सेप्ट एरर जनरेट कर रहा होता है, राइट। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन करो, जैसे एक बुक थी इसमें 100 सवाल थे, मैंने सोचा कि इसमें से 10 करूंगा, लेकिन 10 को मैं स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आंसर तक निकालने तक पूरा सॉल्व करूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अकाउंटिंग। देखो, सारा काम बनिए की तरह करो, राइट। तुम्हें क्या करना चाहिए कि हर मिनट का हिसाब रखना चाहिए कि अगर सपोजिटली मैंने आज 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट थे मेरे पास, मैंने 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट में कितने क्वेश्चंस करे, उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे, है ना। और सबसे बड़ी बात, क्या मेरी स्पीड विद टाइम ग्रो हो भी रही है, नहीं हो रही, मेरी विद टाइम स्पीड क्यों नहीं ग्रो हो पा रही, क्या कारण है। देखो, दिस विल गिव बर्थ टू एनालिसिस, इसी को एनालिसिस कहते हैं। मैं सब्जेक्ट में कितना आगे जा पा रहा हूँ, कितना नहीं जा पा रहा, क्या लिमिट्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे होते ही नहीं है, अब नहीं होते तो क्यों नहीं होते। देखो, इन क्वेश्चंस को जैसे ही मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू निग्लेक्ट सच क्वेश्चंस। वो आंख बंद करके, दिमाग बंद करके काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको टैंजिबल रिजल्ट नहीं मिलता। तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज क्वेश्चंस। सेकेंडली, जर्नी। ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ जर्नी। इट इज लाइक अ पर्सन ट्राइंग टू बिल्ड हिज ब्रेन मसल्स। तो क्या है, बेसिकली एक दिन में अगर तुम सोचोगे कि मैं पूरी की पूरी मसल को एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, फाड़ू क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का सॉल्व कर दूंगा, दैट विल नेवर एवर हैपन। इट इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। प्लान योर जर्नी। एक दिन में हमें वो जर्नी कवर नहीं करनी है। एक एग्जाम तक बहुत टाइम होता है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने, बहुत टाइम है। उस टाइम के अंदर तुम प्लान करो कि इस हफ्ते 4 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा, अगले हफ्ते 4 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे करके मैं उस जर्नी को प्लान कर सकता हूँ। एंड वंस आई प्लान दैट जर्नी, इट विल बी वेरी इजी टू टेक। सो मेक अ स्टोरी आउट ऑफ योर जर्नी कि देखो, आज यहाँ हूं, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। मैंने एक बहुत लीनियर ग्रोथ प्लान बनाया, उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट, डिस्कशन स्लॉट के अंदर अपने आप को जज किया, और मैंने जर्नी को आगे बढ़ाया। नाउ, आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर, अब आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर एक चीज मैंने बोला कि जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन, मैंने ऐसा देखा है कि मैक्सिमम लोगों को रिव्यू करना आता ही नहीं है, मतलब उनको रिवीजन का आर्ट ही नहीं आता है। जब उन्हें रिवीजन का आर्ट ही नहीं आता, तो एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली वो कॉपियां लेके पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें उसके बाद भी कुछ याद नहीं रहता। खासकर केमिस्ट्री के अंदर तो मैक्सिमम लोगों के बहुत इश्यूज होते हैं। तो जो तुम्हारा नेक्स्ट अपस्किल सेशन है, आई विल बी टारगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन या रिटेंशन। कैसे हम पढ़ें कि हमें मैक्सिमम याद रह जाए, और हम साल भर उस रिटेंशन की प्रोसेस को कैसे लेके चलें, एग्जाम के पहले हम क्या रिटेंशन लेके चलें। सो दिस विल हेल्प यू in getting a very good score in IDG or any other exam that you are facing. So this was my take on problem solving. तुम्हें इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे फीडबैक दो बेसिकली कि क्या ये चीजें तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही। आई विल बी वेरी ग्लैड टू टेक फीडबैक and involve that into my future upskill series. It was me, Shival, trying to help you out. Share this video. Also, I have made a YouTube channel. उसको भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मेरे ख्याल से शेयर करोगे तो काफी स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। थैंक यू। सी यू अगेन at 8 टुमारो, नहीं, संडे को we'll meet again at 8. We have a very important अनुभव session with one of my very close friends, जितेश पाटिल, and he is IIT IAS combo. तो IITians IAS क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं,
उस पर हम डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अगेन. सो सी यू एट 8 on Sunday. Thank you.